गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन के बारे में। ये सब टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल का यूज करके, प्रोसेस का यूज करके हम रेफ्रिजरेशन को गेन करते हैं। तो उसी में से एक टाइप है इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन। तो इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन में होता क्या है कि ये इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज करता है। और इवेपोरेशन हम लोग कहते हैं कि जब कोई भी लिक्विड को हम हीट करते हैं और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो वो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस में, है ना। तो लिक्विड से गैस का बनना, ऑन हीटिंग, ये कहलाता है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन जो है वो इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज करके और वो रेफ्रिजरेशन करता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग एयर टू वाटर, है ना। यानी कि जो ट्रांसफर है हमारा, जैसे है कि ये एक सिस्टम है जिसको हमें इसको कूल करना है, और ये हमारा क्या है? सराउंडिंग है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक कॉइल्स होता है जो कि फ्लो सिस्टम से होके गुजरती है, जिसके अंदर से मान लेते हैं कि ये वाटर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो जब यह वाटर यहाँ से ये फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ से जो सिस्टम है उससे वो हीट को गेन करेगा, है ना। और ये जब ये गेन करेगा तो हीट गेन करते करते इसकी टेम्परेचर वाटर की राइज होगी, और वो जब अपना बॉइलिंग पॉइंट को गेन करता है तो उसमें वेपराइजेशन शुरू होता है। तो जब ये वाटर वेपराइज करेगा तो इसको अपने साथ ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर जो है तो फर्स्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, उस समय उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होगी, और फिर जा कर के उस लिक्विड पर ही उसका फेज चेंज होता है। तो जिस फेज चेंज के ड्यूरेशन में जो वो हीट गेन करता है उसी को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ भी जब वाटर हमारा इस सिस्टम से पास करता है तो सिस्टम के हीट को वो गेन करता है, और इस गेन करने से उसकी जो टेम्परेचर है वो लगातार राइज करता है, और जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचती है उसके बाद ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ये गेन करता है। और वो जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गेन कर लेता है तब ये इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेकिन वाटर से इन किया इसके अंदर, और वाटर वेपर के रूप में ये क्या हुआ? आउट हुआ। तो इस ड्यूरेशन में ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो इस सिस्टम से वो गेन कर लिया। तो इस तरह से सिस्टम का हीट क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इसका हीट तो ये वाटर लेके चला गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिस्टम जो है वो कूल होगा, क्योंकि इसका हीट लगातार ये रिमूव कर रहा है ना वाटर। तो ये सिस्टम क्या होगा? कूल होगा। और इस तरह से हमको यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है, रेफ्रिजरेशन जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से इवेपोरेशन प्रिंसिपल का यूज करके वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उस उसका यूज करके उसको रिमूव करके सिस्टम से, और हम यहाँ पर रेफ्रिजरेशन प्राप्त करते हैं। इसी को हम कहते हैं इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन, है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि व्हेन ए ड्रॉप ऑफ स्प्रिट इज पुट ऑन द पाम, जब हम लोग हाथ के ऊपर एक स्प्रिट का ड्रॉप डाल देते हैं तो देखते हैं कि हमारे हाथ को ठंडा जैसा महसूस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा हाथ है, इसके ऊपर जो स्प्रिट का ड्रॉप है, जैसे ही ये ड्रॉप आया ये हमारे हैंड का जो पाम है, पाम से ये हीट को गेन करना क्या करेगा? शुरू कर देगा। और जब ये गेन करते हुए, और जब ये अपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर ये हीट को गेन करके, और ये खुद क्या हो जाएगा? वेपर के रूप में मतलब गायब हो जाएगा। वेपर के रूप में वो एयर में मिक्स हो जाएगा, और हमारे हाथ का जो पाम का जो हीट है उसको लेकर के ये वेपराइज हो गया, इसीलिए हमारे पाम को जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। सिमिलर केस जब हम लोग समर सीजन में होता है, जिस समय हम लोग को जब धूप में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट चलता है। स्वीट मतलब पसीना होता है, वो हमारा पसीना चलता है। तो
जो हमारा शरीर होता है, शरीर की टेम्परेचर हम जानते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये हमारे लिए एक बीमारी का कारण हो जाता है। तो हमारे शरीर का ऐसा फंक्शन होता है कि जैसे ही हम लोग धूप या किसी हाई टेम्परेचर की ओर हम लोग बॉडी जाती है, तो वो बॉडी जो है अपने आप ये स्वीट रिलीज करता है ताकि टेम्परेचर जो है बॉडी का वो बढ़े नहीं, है ना। तो ये स्वीट जब हमारे शरीर से निकलता है और ये बाहर का जो हमारे बॉडी बॉडी में चूंकि ये चिपका हुआ रहता है, तो ये बॉडी का हीट लगातार ये गेन करते रहता है ना। और ये गेन करके अपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को गेन करके ये वेपराइज कर जाता है और हमारे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। इस तरह से हमारे बॉडी के टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है ना। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जिसको स्वीट ज़्यादा चलता है उसको गर्मी जो है वो कम लगता है, जिसको स्वीट नहीं चलता है उसको वो एक इरिटेशन टाइप फील करता है, उसको ज़्यादा गर्मी लगता है। इसीलिए हमें लगातार सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम में हमेशा पानी पीते रहना चाहिए ताकि बॉडी लगातार जो है स्वीट रिलीज करते रहे और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, और ये स्वीट चूंकि कूलिंग इफेक्ट देता है तो इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर लगातार मेंटेन रहता है ना। उसके बाद है कूलिंग टावर, जो कंडेंसर को स्टीम पावर प्लांट में कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हम लोग कूलिंग टावर लगाते हैं। तो उस कूलिंग टावर में भी यही इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन से ही उसका वाटर जो है वो ठंडा होता है। तो इस तरह से इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन की मदद से हम लोग रेफ्रिजरेशन को प्राप्त करते हैं। दूसरा है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये भी कुछ इसी तरह इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन का ही एक तरह का एप्लीकेशन है, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका असेंबली हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि एक नोजल इजेक्टर असेंबली होता है। ये एक फ्लैश चैम्बर है। फ्लैश चैम्बर के बॉटम पार्ट से एक पाइप के थ्रू लगा ओपनिंग है जहाँ पे पंप लगा हुआ है ना। अपर पार्ट में जो है एक मेकअप वाटर के लिए जो है ओपनिंग है, और यहाँ पर एक मतलब फील्ड वाटर के लिए भी एक ओपनिंग है। इसके बाद इजेक्टर के पास एक कंडेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर एक पाइप के थ्रू स्टीम जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मतलब स्टीम तो वाटर का जो वेपराइज फॉर्म होता है उसी को हम स्टीम कहते हैं। तो स्टीम जेट का हम इस्तेमाल करके हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम करते हैं। तो ये सिस्टम खास करके उस जगह पे ज़्यादा यूज होता है जहाँ पर हमारे पास स्टीम की अवेलेबिलिटी है। जैसे स्टीम पावर प्लांट में, स्टीम पावर प्लांट में जो है पूरा प्लांट ही स्टीम से चलते रहता है, तो वहाँ पर स्टीम की कोई कमी नहीं होती है ना। तो वहाँ पर इस तरह का रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो काम जो करता है, ये जो बेसिक प्रिंसिपल यूज करता है स्टीम जेट, वो करता है कि वैक्यूम क्रिएट करना। ऐसे हम जानते हैं कि जब किसी भी चीज का या वाटर का अगर हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। मतलब हो गया कि अगर वैक्यूम क्रिएट कर दे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर ही वाटर क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा। तो यहाँ पर नोजल इजेक्टर जो असेंबली है, इसमें स्टीम जो है वो एक पाइप के थ्रू इन करता है और ये नोजल से पास करता है। नोजल का काम है कि इसके पास जितना भी प्रेशर एनर्जी है उसको वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है, जिस कारण से जब ये स्टीम नोजल से आउट होता है तो ये काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ क्या करता है, पास करता है। तो इसकी हाई वेलोसिटी के साथ पास करने के चलते यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट होता है ना। और ये सक्शन के कारण जितना भी चैम्बर में, यहाँ फ्लैश चैम्बर है, फ्लैश चैम्बर में आधा जो है तो यहाँ पर वाटर भरा हुआ है और आधा स्पेस खाली है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है तो इसका एयर जो है सो इधर से मूव करके और इसमें आना शुरू हो जाता है ना। क्योंकि ये वैक्यूम क्रिएट होगा तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए एयर जो है ऊपर की ओर मूव करेगा, और इसको स्टीम जेट की इतनी हाई वेलोसिटी है कि ये सारे एयर गैस को ये सबको क्या कर लेता है, कैरी करके आगे लेके
चला जाता है ना, और यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। तो वैक्यूम क्रिएट होने के कारण ये फ्लैश चैम्बर के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, यहाँ का प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा तो इसमें जो मौजूद वाटर है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी। तो जब बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप कर गया तो लोअर टेम्परेचर पर ही ये वाटर क्या होगा कि इसका अपर सरफेस का जो वाटर है वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, और ये वेपराइज होने के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हीट जो है वो अपने जस्ट नीचे वाले लेयर ऑफ वाटर जो है इससे ये गेन करेगा। मतलब हो गया कि नीचे वाले लेयर के वाटर का हीट जो है ये अपर लेयर का वाटर जो है वो गेन करेगा, और जब उसका गेनिंग का पावर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होगा, यानी कि अमाउंट जो यहाँ से हीट का गेन करेगा वो अपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर करेगा। और चूंकि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कम है तो इसीलिए वो लोअर टेम्परेचर पर ही ये क्या कर जाएगा, इवेपोरेट करके ये आकर के स्टीम के साथ मिक्स होकर के ये आगे की ओर ये मूव कर जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि अपर लेयर का वाटर जो है वेपराइज करके खुद तो वेपराइज कर गया, लेकिन अपने से जस्ट नीचे वाला जो बॉटम लेयर है वाटर का उसका हीट वो लेके चला गया। तो वो बॉटम लेयर का जो वाटर है वो कूल होगा, है ना। अपर सरफेस के वेपराइज होने से जो बॉटम पार्ट का वाटर होता है वो कूल होता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर बॉटम पार्ट में यहाँ पर कूल वाटर प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बॉटम ओपनिंग के थ्रू पंप लगा हुआ है, और इस पंप से इस वाटर को अपना कैरी करके जो हमारा सिस्टम है जिसको हमको ठंडा करना है उससे हम इसको पास करवा देते हैं। तो इस तरह से हमारा सिस्टम को क्या मिल जाता है, एक रेफ्रिजरेशन मिलता है, यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इसके बाद जो वाटर यहाँ पर स्टीम भी एक तरह का वाटर का ही वेपराइज फॉर्म है, उसके बाद फ्लैश चैम्बर से भी वाटर वेपराइज होके आ रहा है। तो ये सब वाटर वापस जो है कंडेंसर में आके कलेक्ट होता है, और कंडेंसर का काम है कि इस वेपर फॉर्म का जो वाटर है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कंडेंसर से हीट जो है एटमोस्फेयर में रिजेक्ट होता है। इस तरह से जो वाटर स्टीम है उसकी टेम्परेचर ड्रॉप होती है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड वाटर में, जिसको हम लोग पुनः एक पाइप के द्वारा जो है फिर से फ्लैश चैम्बर में सप्लाई कर देते हैं, और इसको हम यहाँ डाल देते हैं। और ये कुछ वाटर वेपर इधर उधर अगर मतलब लीक होता है तो इसके लिए हम मेकअप वाटर भी इसके थ्रू डाल के, ताकि इस चैम्बर में वाटर का लेवल जो है वो लगातार बना रहे। तो इस तरह से स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ये पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करके वाटर को वेपराइज करके इवेपोरेटिव प्रिंसिपल का ही यूज करता है, और अपर पार्ट को वो वेपराइज करता है तो लोअर लेयर जो है वो ठंडा होता है और हमें यहाँ से रेफ्रिजरेशन मिलती है। तो इस तरह से स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मदद से हम अपने सिस्टम या स्टोरेज को कूल करते हैं।